हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में था, हमने देखा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड बनाने में मदद करते हेल्प करते हैं, फूड के प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। और और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम एंटीबायोटिक्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू होते कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटी। एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक वो चीज होती है जो किसी की लाइफ को खत्म कर देती है। ठीक है, किसी की लाइफ को खत्म करने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। अब ये जो एंटीबायोटिक है, ये एक्चुअली होता क्या है कि भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है और ये फंगस भी हो सकता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एक केमिकल निकालेंगे और अब इस केमिकल की मदद से हम किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, माइक्रोब को मार सकते हैं, डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक। क्योंकि अगर कोई फायदे का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम खुद ही नहीं मारेंगे उसको, हम मारेंगे किसको, जिसको जिससे हमको नुकसान है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने क्या निकाला, एंटीबायोटिक निकाला, एक एंटीबायोटिक। और इस एंटीबायोटिक की मदद से हमने दूसरे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जिससे बीमारियां हो रही थी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मार दी, उस केमिकल ने उसको मार दिया। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इज produced by certain harmless microbes which can kill pathogenic microbes। ठीक है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने निकाला एंटीबायोटिक और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो बीमारियां फैला रहा है उसको। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, अगेंस्ट लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे या लाइफ को खत्म कर दे। ये जो टर्म था एंटीबायोटिक, टर्म इज गिवन बाय सेलमन वैक्समैन। जो नाम था एंटीबायोटिक नाम, वो किसने दिया था, वो दिया था सेलमन वैक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1942। ये जो पहला वाला फोटो है ये है सैलमन वैक्समैन, ये है सैलमन वैक्समैन। इन साहब ने नाम दिया था एंटीबायोटिक। ठीक है। अब एंटीबायोटिक जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटीबायोसिस। क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस। प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने का जो प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक के द्वारा, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस। चलिए थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, एंटीबायोटिक की हिस्ट्री। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दिस इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो दूसरे नंबर का इमेज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसका नाम था पेनिसिलिन। दिस इज पेनिसिलिन, ये है पेनिसिलिन। और ये जिस ऑर्गेनिज्म से निकाला था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला था, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये इमेज जो है, लास्ट वाला इमेज, ये पेनिसिलियम नोटेटम की इमेज है। और इस फंगस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। ठीक है, बहुत ही पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और कमाल की चीज़ ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली बाय चांस की थी। जब हम कोई ऐसी डिस्कवरी करते हैं जो एक्सीडेंटली हो जाए, उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। उसको क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं उसको। अब मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं है वो करने का, लेकिन वो चीज़ हो जाए और वो चीज़ फेमस हो जाए। तो ऐसी रिसर्च, ऐसी डिस्कवरी जो अनइंटेंशनली हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए, उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये जो पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, ये एक्सीडेंटली की थी, बाय चांस, दैट इज सेरेंडिपिटी। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो फ्लेमिंग साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक पेट्री प्लेट लिया, उसमें उन्होंने स्टेफाइलोकोकस,
ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म था? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वो रिसर्च कर रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि एक पेट्री प्लेट होती है, उसमें कल्चर मीडियम के अंदर हम अलग अलग वायरल या अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन को हम उसमें कल्चर करते हैं। कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है। तो उन्होंने इसमें कौन सा डाला? स्टेफाइलोकोकस डाल दिया। स्टेफाइलोकोकस को कल्चर किया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ एरिया के अंदर, जैसे आप ये वाला देखिए, ये वाला इमेज देखिए। अब इसमें इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में बैक्टीरिया मर गए, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। यहाँ पे बैक्टीरिया कल्चर नहीं हुआ, इस एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, बाकी सब जगह हो गई, बस उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ कुछ रीजन में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, वो उस पर्टिकुलर रीजन में। तो जब उन्होंने उस पर्टिकुलर रीजन को सर्च किया, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो उनको पाया कि वो एक मोल्ड है, वो एक फंगस है। और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम है उसका। उस फंगस का नाम क्या है बेटा? पेनिसिलियम नोटेटम। द फंगस नेम इज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सीडेंट रिसर्च था। तो वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस में, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका जो कल्चर मीडियम है, उनकी जो पेट्री प्लेट है, उस पे कुछ कुछ एरिया में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, बाकी सब जगह हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो जब उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया के से उसको देखा, उस पे काम किया, तो उनको मिला कि भाई वहाँ पे एक फंगस की ग्रोथ हो गई है, और उस फंगस की वजह से उसके आसपास के बैक्टीरिया मर गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उस फंगस में एक ऐसा केमिकल है जो उन बैक्टीरिया को मार देता है, और यही केमिकल आगे जाके कहलाया पेनिसिलिन। यही केमिकल आगे जाके क्या कहलाया? पेनिसिलिन कहलाया, पेनिसिलिन। इसी तरीके से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पेनिसिलिन इज वंडर ड्रग। पेनिसिलिन को क्या कहते हैं? वंडर ड्रग। पेनिसिलिन इज अ वंडर ड्रग। अब इसको वंडर ड्रग किसने नाम दिया था? इसका जो मेडिकल एप्लीकेशन था, जो मेडिकल इसका इंपॉर्टेंस था, वो डिस्कवर किया था अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड हार्वर्ड फ्लोरी। अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट ने इसका मेडिकल यूज डिस्कवर किया था। और उसके बाद इसने इसको नाम दिया वंडर ड्रग। क्या नाम दिया? वंडर ड्रग नाम दिया इसको। इस एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड अब वॉर हो रहा है, तो लोग, सीधी सी बात है, चोट लगेगी, घाव होंगे, सब कुछ होगा। तो इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी से क्या हुआ कि बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स का ट्रीटमेंट किया गया और वो ठीक हो गए। ठीक है। तो ये तब से इसको वंडर ड्रग नाम दिया गया, इसके मेडिकल यूज। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत सारे अलग अलग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की इसमें काबिलियत है। ठीक है। आज की डेट में हमारे पास 7,000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक है। ठीक है। कितनी है? 7,000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग नाम से। ठीक है। और हर साल 300 एंटीबायोटिक हम नई डिस्कवर कर लेते हैं। 300 एंटीबायोटिक हम नई डिस्कवर कर लेते हैं हर साल। तो ये था उस पेट्री प्लेट का स्ट्रक्चर। मतलब आप देख सकते हैं इस एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है, और इसी एरिया में किसकी ग्रोथ हो गई? अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है, क्यों? क्योंकि इस एरिया में फंगस की ग्रोथ हो गई, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम है उसका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो एक अच्छी एंटीबायोटिक के क्या गुण होने चाहिए, या एक अच्छी एंटीबायोटिक किसे कहेंगे हम? एक अच्छी एंटीबायोटिक हम उसको कहेंगे जो बहुत जल्दी काम करे, क्विक एक्शन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करे, मतलब अलग अलग डिजीज कॉजिंग पैथोजन को मारने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। एंटीबायोटिक भी दो टाइप की होती है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? अलग अलग बैक्टीरिया को मार सकती है, मतलब अलग बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए या कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन्स के लिए। तो एक अच्छी एंटीबायोटिक वो होती है जो जल्दी काम करे और बहुत सारे अलग अलग बीमारियों पे काम करे, अलग अलग इंफेक्शियस डिजीज को ठीक करे। दूसरा, इट नॉट इंड्यूस रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स। ठीक है। एंटीबायोटिक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पैथोजन के अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर दे, क्योंकि अगर पैथोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा तो वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी एंटीबायोटिक हो जो पैथोजन के लिए जो पैथोजन के अंदर रेजिस्टिविटी पैदा ना करे। एक एंटीबायोटिक वो अच्छी होती है जो साइड इफेक्ट भी ना करे कुछ पेशेंट के अंदर, जिसमें कम से कम साइड इफेक्ट हो पेशेंट के अंदर, जैसे एलर्जी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, नौशिया,
अलग अलग एंटीबायोटिक के अलग अलग टाइप के, कुछ एंटीबायोटिक तो इतनी खतरनाक भी हो सकती है जो लिवर या किडनी भी फेल हो सकती है, लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया तो। ठीक है, तो ऐसी एंटीबायोटिक होनी चाहिए जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होने चाहिए, तो आइडियल एंटीबायोटिक हम उसे कहेंगे। उसके अलावा शुड नॉट किल यूजफुल माइक्रोब्स, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको नहीं मारना चाहिए उस एंटीबायोटिक ने, पता लगा भैया बीमारी करने वाले बैक्टीरिया तो मार दिए, उसके अलावा जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे उनको भी मार दिया, तो ये नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो आइए देखते क्या इस्तेमाल यूज़ क्या है। तो हम इसका मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। बहुत सारी इसमें ऐसी बीमारियां होती हैं जो ह्यूमंस में होती हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस, उनको ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉलेरा, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, सिफिलिस, निमोनिया, लेप्रेसी, टाइफाइड और प्लेग। तो ये वो बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से इंसानों के अंदर ठीक हो सकती है। अब इसमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं आज से 100 150 साल पहले जब इनका इलाज नहीं था हमारे पास, तो कई कई गांव मर जाते थे छोटी छोटी, आजकल ये छोटी बीमारियां लगती है लेकिन पहले इन बीमारियों से पूरे के पूरे गांव के गांव साफ हो जाते, जैसे अभी कोरोना हुआ था। तो कोरोना कैसा एक बड़ा हैवॉक था, मतलब पेंडेमिक था। ठीक है, तो ये उस टाइम के पेंडेमिक आप कह सकते हो, उस टाइम का कोरोना से, उस टाइम भी ऐसे ही कई कई हजार लोग मरते थे इन बीमारियों से, जब तक एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक। ठीक है, फिर ये तो थे इंसानों की बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं एंटीबायोटिक की मदद से। फिर कैटल, शीप और दूसरे जानवरों की बीमारियां भी हम इनसे ठीक कर सकते हैं एंटीबायोटिक की मदद से, जैसे बैक्टीरियल डायरिया, निमोनिया, यूटीआई, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। तो अलग अलग एनिमल्स की बीमारियां भी बहुत सारी हम इसकी मदद से, एंटीबायोटिक्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर प्लांट डिजीज भी हम इससे ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी प्लांट डिजीज हैं जो हम एंटीबायोटिक की मदद से ठीक कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो, वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको, लेग ब्लैक लेग्स ऑफ पोटैटो, ब्लैक लेग्स ऑफ पोटैटो। तो ये तीन बीमारियां, मतलब और भी हैं, मैंने तीन ही एग्जाम्पल लिखे हैं जो बैक्टीरिया से होती है प्लांट में, और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हम इन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक को। तो एंटीबायोटिक आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री फीड हो गया, इनके अंदर अगर हम एंटीबायोटिक मिला के रखेंगे तो कम से कम उस फूड में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होगा, और वो फूड काफी लंबे समय तक एज इट इज रहेगा बिना खराब हुए। तो हम उसमें एंटीबायोटिक मिला सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, क्या मिला सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं एंटीबायोटिक, ताकि फूड बैक्टीरिया की वजह से खराब ना हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डैमेज या स्पॉयल ना हो। फिर अगला जो यूज है एंटीबायोटिक का, एनिमल फीड। एनिमल जो हम जानवरों को जो हम चारा डालते हैं उसमें भी हम इसको एज अ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट इन एनिमल फीड। तो जानवरों के चारे के अंदर हम एंटीबायोटिक मिला के एज अ सप्लीमेंट दे सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत प्रमोट होती है और बीमारियों से भी बचते हैं। तो जब बीमारियों से बचेंगे तो फिर ग्रोथ भी थोड़ी प्रमोट होती है अच्छे से। तो दिस इज द थ्री बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये था हमारा एंटीबायोटिक के बारे में बेसिक डिटेल्स, कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका मतलब क्या है, किसने डिस्कवर किया। अब हम कुछ एंटीबायोटिक के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक्टिनोमाइसिटिस एंटीबायोटिक, ऐसे एंटीबायोटिक जो एक्टिनोमाइसिटिस से निकाले जाते हैं, जिनका सोर्स क्या है, एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस एक फंगस का ही एक टाइप है। ठीक है, अब इसमें पहला है ओरामाइसिन, ओरामाइसिन को ही एरोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों निकाली जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस और ऑरियोफेशियन। ठीक है, फिर एरिथ्रोमाइसिन ये निकाली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। फिर नियोमाइसिन ये निकाली जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। कार्बोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस हालस्टेडी। नोवोबायोसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस नीवियस। फिर एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन बी का सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। टेरामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। क्लोरमाइसिटिन और क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमाइसिटिन क्लोरमफेनिकॉल, इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले।
स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, बेटा इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये सब याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक का नाम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारे पास बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया से ये जो अभी हमने पढ़े ये भी बैक्टीरियल ही थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। बेसिट्रासिन, बेसिट्रासिन नाम की एंटीबायोटिक निकाली जाती है बैसिलस सबटिलस नाम के बैक्टीरिया से। ग्रामेसिडिन, ग्रामेसिडिन निकाली जाती है बैसिलस ब्रेवियस नाम के बैक्टीरिया से। टायरोथ्रिसिन, टायरोथ्रिसिन निकाली जाती है बैसिलस ब्रेवियस नाम के बैक्टीरिया से। पॉलीमिक्सिन बी, ये निकाली जाती है एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा, एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा, एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा यहाँ से निकाली जाती है पॉलीमिक्सिन बी नाम की एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये भी याद करना है आपको सारे के सारे। उसके बाद में फिर आते हैं फंगल एंटीबायोटिक्स। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो जिसका सोर्स हमारा क्या है, फंगस है, तो फंगस से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है यूस्टिलाजिक एसिड, जो कि यूस्टिलागो मायाडिस नाम के फंगस से निकाली जाती है। रेमी रेमाइसिन म्यूकोर रेमाइनियनस से निकाली जाती है। फ्यूमिगैलिन एस्परगिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस से निकाली जाती है। सोवरिक एसिड एस्परगिलस नाइगर से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रोलो प्रोलोफेरिन एस्परगिलस प्रोलीफेरेंस नाम के फंगस से ये निकाली जाती है। बेकाटिन जिब्रेला बकाटा। कंपेस्ट्रिन सेलियोटा कंपेस्ट्रिस। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम। ग्राइसोफ्लूविन पेनिसिलियम ग्राइसोफ्लूविन। सेफेलोस्पोरिन सेफेलोस्पोरियम एक्रीमीनियम एक्रोमीनियम सेफेलोस्पोरियम एक्रोमीनियम। तो ये सब वो एंटीबायोटिक्स जो फंगस, जिनका सोर्स है फंगस, जो फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक्स। तो आज की डेट में हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत अलग बीमारियों से हम ठीक हो पाते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोचो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं होती तो हम किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को ठीक नहीं कर पाते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम जिंदा हैं। हमारे गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमको रेडीमेड विटामिन B12 और B के देते हैं, विटामिन के और विटामिन B12 तो रेडीमेड हमको प्रोवाइड करते हैं वो। तो बैक्टीरिया की, बिना बैक्टीरिया की मदद के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो दिस इज द टॉपिक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।